हेलो। हेलो। मोहम्मद नैयर आलम। हेलो। मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक है। हाँ, ठीक ठीक आ रही है आवाज़। तो हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। आज के इस क्लास में हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ एलिमेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। गुज़िश्ता क्लास में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। आज फिर हम लोग इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं। गुज़िश्ता क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब निज़ाम हज़्म का इम्तिहान करते हैं तो उसमें हमें क्या-क्या देखनी चाहिए। निज़ाम हज़्म को यानी एब्डोमेन को कितने रीजन में डिवाइड किया गया है और शेप ऑफ एब्डोमेन के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बल्जिंग है एब्डोमेन में तो देखते हैं कि वो बल्जिंग लोकली है या जनरलाइज्ड है। जनरलाइज्ड के बारे में हम लोगों ने गुज़िश्ता क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग लोकलाइज्ड डिस्टेंशन के बारे में और निज़ाम हज़्म के दिगर पॉइंट्स को भी पढ़ेंगे कि जब एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करते हैं तो और किन-किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो लोकलाइज्ड डिस्टेंशन के बहुत सारे असबाब हुआ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एपिगैस्ट्रिक रीजन में डिस्टेंशन है, उभार पाया जा रहा है, फूला हुआ है, तो उसके मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, जैसे हेपेटोमा है या फिर लेफ्ट लोब ऑफ लीवर में एब्सेस बन जाए या फिर हाइड्रेटेड सिस्ट वगैरह हो। तो इन अमराज की मौजूदगी में एपिगैस्ट्रिक रीजन में मकामी तौर पर उभार पाया जाएगा, डिस्टेंशन पाया जाएगा। इसी तरह से अगर पैनक्रियाज के अंदर कोई मर्जी कैफियत लाइक हो गई है तो उस सूरत में भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में लोकल डिस्टेंशन पाया जाएगा। जैसे पैनक्रियाज के अंदर सूडोसिस्ट बन जाए या पैनक्रियाज के हेड में कैंसर हो जाए, रासे बानक्रास, सरतान रासे बानक्रास, कार्सिनोमा हेड ऑफ पैनक्रियाज। या अगर स्टमक के अंदर कोई मर्जी कैफियत पैदा हो जाए, जैसे सरतान मैदा, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक, लिम्फोमा, तो इन अमराज की मौजूदगी में मकामी तौर पर एपिगैस्ट्रिक रीजन में डिस्टेंशन हो सकता है। और बाज़ दीगर असबाब भी हैं जिसकी मौजूदगी में एपिगैस्ट्रिक रीजन में फूला हुआ होता है, उभरा हुआ होता है, उभार पाया जाता है। जैसे एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो जाए या एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा हो जाए, तो इन सूरतों में भी एपिगैस्ट्रिक रीजन में लोकल डिस्टेंशन हो सकता है या हुआ करता है। अब मैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की बात कर रहा हूँ। अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में के आज़ा जो हैं उन आज़ा के अमराज की मौजूदगी में भी
मकामी तौर पर डिस्टेंशन हुआ करता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में अगर लीवर के अंदर कार्सिनोमा हो जाए, हेपेटिक मास या हेपेटोमा, तो उस सूरत में भी लीवर के अंदर अज़्म हो जाता है, अज़्म कबीद लायक हो जाता है और मकामी तौर पर उस रीजन में उभार पाया जाएगा। या फिर अगर लीवर एब्सेस है तो लीवर एब्सेस की मौजूदगी में भी, या हाइड्रेटेड सिस्ट है, अगर राइट लोब ऑफ लीवर में अगर हाइड्रेटेड सिस्ट वगैरह बन जाए तो इस सूरत में राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में डिस्टेंशन या उभार होगा। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में ही गाल ब्लैडर भी पाया जाता है। तो गाल ब्लैडर के अमराज में भी इस तरह की कैफियत हुआ करती है, जैसे गाल ब्लैडर के अंदर कैंसर हो जाए, कार्सिनोमा ऑफ गाल ब्लैडर, या म्यूकोसील बन जाए। म्यूकोसील किसको कहते हैं? म्यूकस सिस्ट को म्यूकोसील कहते हैं। म्यूकोसील हो जाए, या एम्पाइमा ऑफ गाल ब्लैडर हो, या कार्सिनोमा हेड ऑफ पैनक्रियाज वगैरह में भी इस तरह की कैफियत राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में मुमकिन है। अब मैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में अगर डिस्टेंशन है तो उसके असबाब क्या क्या हो सकते हैं उसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ। वो कौन कौन से असबाब हैं जिसकी बुनियाद पर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में मकामी तौर पर उभार पाया जाता है। स्प्लीनोमेगेली, अज़्म तिहाल, किसी भी सबब से अगर स्प्लीन बढ़ जाए तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में मकामी तौर पर डिस्टेंशन पाया जाएगा। या फिर रीनल मास हो या सुप्रा रीनल मास की मौजूदगी में भी ये कैफियत मुमकिन है। इसी तरह से हाइड्रेटेड सिस्ट की मौजूदगी में, या पैनक्रियाज के टेल में अगर कैंसर हो जाए तो उस वक्त भी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में मकामी तौर पर उभार या डिस्टेंशन होगा। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में अगर डिस्टेंशन है, अम्बलाइकस के नीचे का जो एब्डोमेन का हिस्सा है, अगर उस हिस्से में अगर डिस्टेंशन पाया जा रहा है तो यूरिनरी रिटेंशन की वजह से भी हो सकता है। यूरिन रिटेंशन की वजह से हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में डिस्टेंशन पाया जाएगा। अगर फीमेल है तो प्रेगनेंसी की वजह से भी ये डिस्टेंशन हो सकता है। या फिर ओवेरियन सिस्ट है अगर, तो उसकी मौजूदगी में भी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में डिस्टेंशन मिलेगा। या फिर इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी है, लिम्फोमा है, या हाइड्रेटेड सिस्ट है, तो इन असबाब की बुनियाद पर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में भी मकामी तौर पर डिस्टेंडेड एब्डोमेन होगा। एब्डोमेन कभी कभी सिकुड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसको क्या कहते हैं? एस्केफॉइड एब्डोमेन, श्रंकेन एब्डोमेन। इसके भी कई असबाब हैं, जैसे फाका कशी, स्टारवेशन, या कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस, कार्सिनोमा स्टमक। इन अमराज की मौजूदगी में एस्केफॉइड एब्डोमेन
हो सकता है। अब हम लोग अम्बलाइकस के बारे में पढ़ रहे हैं। अम्बलाइकस की भी कंडीशन को देखेंगे कि अम्बलाइकस की कंडीशन कैसी है। अम्बलाइकस का जब एग्ज़ामिनेशन करते हैं, जब हम लोग एब्डोमेन का इंस्पेक्शन करते हैं, तो अम्बलाइकस को भी देखते हैं कि उसकी कैफियत कैसी है, वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इवर्टेड है या इन्वर्टेड है, उसकी स्लिट कैसी है, ट्रांसवर्स है, सर्कुलर है या वर्टिकल है, उससे किसी तरह की फ्लूइड का अखराज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब भी नज़री मुआयना में देखना चाहिए। नॉर्मली जो है अम्बलाइकस जो है और कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे पाया जा रहा है, तो ये सब अम्बलाइकस के मुआयना के वक्त देखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि नाफ के अतराफ में जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेटेड और प्रोमिनेंट हैं या नहीं है। ठीक है। नॉर्मली जो अम्बलाइकस होती है यानी नाफ, वो एब्डोमेन के मरकज़ में पाई जाती है। सिम्फाइसिस प्यूबिस और ज़िफी एस्टर्नम के दरमियान में मौजूद होगा, बीच में रहती है, मिडवे में सिचुएटेड होती है। और अंदर की तरफ धसी हुई होती है, इन्वर्टेड। और इसकी स्लिट कैसी होती है? सर्कुलर होती है, नॉर्मली सर्कुलर होती है, मुदव्वर, गोल। लेकिन बहुत सारी मर्जी कैफियत हैं जिसमें ये इस तरह की कंडीशन नहीं हुआ करती है। अगर अम्बलाइकस की स्लिट जो है ट्रांसवर्स है, तो ये कब स्लिट ट्रांसवर्स हुआ करती है? जब एसाइटिस में मरीज़ मुब्तला हो, तो ट्रांसवर्सली स्लिट पाई जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? लाफिंग अम्बलाइकस। ऐसा लगता है कि मुस्कुरा रही है, उसको लाफिंग अम्बलाइकस भी कहते हैं, जब ट्रांसवर्स पोजीशन में अम्बलाइकल स्लिट हो। और इसी तरह से अम्बलाइकल स्लिट जो है वर्टिकल भी पाई जाती है। ये एबनॉर्मल कंडीशन है। ओवेरियन सिस्ट की मौजूदगी में, ओवेरियन ट्यूमर की मौजूदगी में अम्बलाइकस की कंडीशन इस तरह होती है, उसकी स्लिट की कंडीशन वो वर्टिकल पाई जाती है। और जो अम्बलाइकल क्लेफ्ट है, ये नॉर्मल से ज़्यादा डीप हुआ करती है। कब? ओबेसिटी की कंडीशन में, जब कोई फ़र्द बहुत ज़्यादा लहीम शहीम मोटा ताज़ा होता है, तो उसकी अम्बलाइकस जो होती है अंदर की तरफ ज़्यादा धसी हुई होती है। ऊजिंग को भी देखते हैं कि अम्बलाइकस ऊज तो नहीं कर रहा है, उससे किसी किस्म के मवाद का अखराज तो नहीं हो रहा है। बस औकात जब बहुत ज़्यादा इस्तिस्काई रतूबत एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, तो बसा औकात अम्बलाइकस से एक्सुडेटिव फ्लूइड का अखराज होने लगता है। ये सब कब हुआ करती हैं? जब मैसिव एसाइटिस हो। इसी तरह से फिकुलेंट मटेरियल का भी अखराज होने लगता है, ख़ास तौर से कब? जब इंटेरिक फिस्चुला वगैरह हो। और कभी कभी क्लियर फ्लूइड भी उससे निकलते हुए दिखाई देती है। पेटेंट यूरेकस की मौजूदगी में क्लियर फ्लूइड निकला करती है, सफ़ेद रंग की साफ शफाफ रतूबत का अखराज होता है पेटेंट यूरेकस की मौजूदगी में। जब सफ़ेद रंग की साफ शफाफ रतूबत खारिज हो, तो उस अम्बलाइकस को
क्या कहते हैं, क्राइंग अम्बलाइकस, यानी रोती हुई नाफ। रोते वक्त जिस तरह से आँख से आंसू निकलते हैं, उसी तरह से क्लियर फ्लूइड का अखराज हुआ करता है। और अम्बलाइकस के अतराफ में ये भी देखते हैं कि उसकी स्किन का कलर कैसा है, जिल्द की रंगत कैसी है। मुख्तलिफ अमराज में जिल्द की रंगत में भी नुमायाँ तब्दीली पाई जाती है। अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड अम्बलाइकस मिले, नाफ के अतराफ की जिल्द नीली हो, तो ये मुख्तलिफ असबाब की बुनियाद पर हुआ करती है और इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, पर्टिकुलर साइन है, ये कुलेन साइन कहते हैं इसको। कुलेन साइन कब मिला करती है, एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस में, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब रप्चर कर जाए या स्प्लीन रप्चर कर जाए, तो इन असबाब की मौजूदगी में नाफ के अतराफ की जो जिल्द है उसकी रंगत नीली हो जाती है। ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड अम्बलाइकस इज नोन एज कुलेन साइन, और इसको कुलेन साइन कहते हैं। इसी तरह से अम्बलाइकस के मकाम की जो जिल्द है, अगर वो चेरी रेड कलर की हो तो वो भी एक ख़ास सबब की तरफ इशारा करती है। जब इन्फ्लेम्ड मेकल्स डायवर्टिकुलम होता है तो उस सूरत में चेरी रेड स्वेलिंग पाई जाती है। अम्बलाइकस में स्वेलिंग किस तरह से होती है, चेरी रेड कलर की। किस कंडीशन में, इन्फ्लेम्ड मेकल्स डायवर्टिकुलम की मौजूदगी में। तो जब भी बत्न का इम्तिहान करेंगे, एब्डोमेन का एग्ज़ामिनेशन करेंगे, तो इन पॉइंट्स को, इन मर्ज़ी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ के बत्न का नज़री मुआयना करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है। मरीज़ के एब्डोमिनल मूवमेंट को भी देखते हैं। जब मरीज़ का इम्तिहान बिन नज़र करते हैं, उसके बत्न का इम्तिहान करते हैं, तो एब्डोमिनल मूवमेंट को भी देखना चाहिए कि बत्न की हरकत कैसी है, बत्न के अंदर किस तरह की हरकत हो रही है। तभी तौर पर जो है, जब एक नॉर्मल पर्सन सांस लेता है तो सांस लेते वक्त, इंस्पिरेशन के वक्त एब्डोमिन जो है बल्ज करता है, बाहर की तरफ उभरता है, फूलता है, और जब सांस को छोड़ता है तो जो बत्न में उभार पैदा हुआ था वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब पैरालाइटिक डायफ्राम के अंदर पैरालिसिस हो जाए, हिजाब हाजिज के अंदर फालिज लाइक हो जाए, तो उस वक्त इसके अपोजिट हुआ करती है। उस वक्त इंस्पिरेशन के वक्त एब्डोमिन जो है बल्ज करेगी, एब्डोमिन बल्ज नहीं करेगी। इसी तरह से अगर पेरिटोनाइटिस में मरीज़ मुब्तला है, वर्म बारितून में मुब्तला है, तो एब्डोमिनल मूवमेंट एब्सेंट हुआ करती है, साइलेंट एब्डोमिन इसको कहते हैं, यानी किसी तरह की हरकत दिखाई नहीं देती है। तो मरीज़ के इम्तिहान बिन नज़र के वक्त एब्डोमिनल मूवमेंट्स को भी देखना चाहिए। और इम्तिहान बिन नज़र के वक्त एब्डोमिनल वाल पे किसी तरह के वेनस प्रोमिनेंस या विजिबल वेन्स वगैरह दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, इसको भी नज़री इम्तिहान के वक्त देखना चाहिए। नॉर्मली जो है, जो एब्डोमिनल वाल है उस पर किसी तरह की वेन्स विजिबल नहीं होती है, कोई वेन किसी तरह की वरीद में उभार नहीं पाई जाती, उभरी हुई नहीं दिखाई देती है। लेकिन मुख्तलिफ मर्ज़ी कैफियत की मौजूदगी में वरीदें उभरी हुई और मुमतली नज़र आती हैं, इंगोर्ज वेन और
डायलेटेड वेन वगैरह दिखाई देती है। अगर इस तरह की कैफियत पाई जाए तो ये किस चीज़ को सजेस्ट करती है? वेनस ऑब्स्ट्रक्शन को, वरीदी तसद्दुद, इंसदाद उरूक के दमिया की तरफ इशारा है कि वेन जो है डायलेटेड है और विजिबल्स हैं। जब वेन्स डायलेटेड और विजिबल दिखाई दें तो लोकेशन और डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो दोनों चीज़ों को देखनी चाहिए कि किस मकाम पर बतन के दीवार पर किस मकाम पर उरूक दमिया उभरी हुई हैं, मुमतली हैं, और उसमें खून के बहाव का रुख किधर है। लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो शुड बी इंस्पेक्टेड। अगर सेंट्रल पोर्शन में है, अम्बलाइकस के आसपास में है, तो इसका मतलब पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन पाया जा रहा है। अगर फ्लैंक में है तो इसका मतलब इंफीरियर कावा इसका मतलब है इंफीरियर वेना कावा में ऑब्स्ट्रक्शन है। और अगर अपर एब्डोमिनल वाल पे है या चेस्ट पे है तो इसका मतलब है कि ये सुपेरियर वेना कावा में ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ब्लड फ्लो का डायरेक्शन किधर होगा? अगर इंफीरियर वेना कावा में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ब्लड का फ्लो जो है नीचे से ऊपर की तरफ होता है। फ्लो फ्रॉम बिलो अपवर्ड, नीचे से ऊपर की जानिब खून के बहाव का रुख होगा। अगर सुपेरियर वेना कावा में ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें खून के बहाव का रुख किधर होता है? नीचे की तरफ। फ्लो फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ खून के बहाव का रुख होगा। और अगर पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो खून के बहाव का रुख नाफ के अतराफ में चारों तरफ हुआ करती है। फ्लो इन ऑल डायरेक्शन अवे फ्रॉम द अम्बलाइकस। और जब नाफ के अतराफ की उरूक दमिया उभरी हुई होती है तो उसको एक मखसूस इस्तिलाह से ताबिर करते हैं, मखसूस नाम से जानते हैं। उसको क्या कहते हैं? कैपुट मेडुसी। कैपुट मेडुसी इसका नाम क्यों रखा गया है? यूनानियों के एक देवी का नाम था ये। ग्रीक गॉडेस के नाम पर इसका ये नाम रखा गया क्योंकि उसका सर जो है इसी से मिलता जुलता था। कैपुट के माने होता है हेड, और मेडुसी नाम है यूनानी, जो यूनान के जो बाशिंदा थे उनकी एक देवी थी, उनका नाम था मेडुसी। क्योंकि वो इससे मिलती जुलती थी इसीलिए इसका ये नाम रखा गया था, कैपुट मेडुसी। नाफ के अतराफ में जब उरूक दमिया मुमतली और उभरी हुई नज़र आती है तो उस मर्जी कैफियत को क्या कहते हैं? कैपुट मेडुसी। इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन है, इंफीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो यही जो कुछ हमने अभी बताया कि सुपीरियर वेना केवा में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ हुआ करती है, और अगर इंफीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन में है तो ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होती है। और अगर पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो अम्बलाइकस से दूर की तरफ, यानी नॉर्मल जो ब्लड फ्लो हुआ करती है वही इसमें पाई जाती है। अम्बलाइकस से अवे फ्रॉम द अम्बलाइकस, नाफ के चारों तरफ, नाफ से दूर की जानिब खून के बहाव का रुख पाया जाता है। और जो उभरी हुई उरूक दमिया होती है वो सुपीरियर वेना केवा में कहाँ पे होगी? अपर, आमतौर पर अपर एब्डोमिनल वाल पर और चेस्ट पर। चेस्ट की जो उरूक दमिया होंगी, ब्लड वेसल्स, वो उभरी हुई होंगी।
इन्फीरियर वेना कावा ऑब्स्ट्रक्शन में जो फ्लैंक्स की उरुके दमिया होती हैं वो उभरी हुई होती हैं, और शाज़ो नादिर हालात में जो लवर एब्डोमिन के उरुके दमिया होती हैं वो सब उभरी हुई होती हैं। इसके अलावा दिगर अलामात और दिगर निशानियां भी मिला करती है। दिगर निशानियां क्या मिलेंगी सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन की? मरीज़ का चेहरा जो होगा वो किस तरह से होगा? फेस प्लीथोरिक, रेडिश और एडिमेटस, पफी फेस होगा। और आँख की कैफियत कैसी होगी? आइज़ विथ कंजंक्टाइवल सफ्यूज़न, कीमोसिस, पेरी ऑर्बिटल एडिमा वगैरह मौजूद होगा। और गर्दन की जो उरुके दमिया हैं वो भी मुमतली और नॉन सेटाइल। इसी तरह से इन्फीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन में भी कुछ निशानियां मिला करती हैं। जो लवर लिम्स की वेन्स होती हैं वो एंगोर्स्ड होती है, और लवर लिम्स में स्वेलिंग और एडिमा पाया जाएगा। बटक और ग्रोइन में भी स्वेलिंग और एडिमा होता है। और जब पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में स्प्लीन में इनलार्जमेंट होगा, स्प्लीनोमेगेली पाई जाएगी, स्प्लीन बढ़ी हुई होगी। ये सिंगल मोस्ट डेफिनेट फीचर है पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन की, स्प्लीनोमेगेली। इसके साथ साथ इस्तिस्का होगा, एसाइटिस होगा। और जब जांच वगैरह कराएंगे, इंडोस्कोपी से अगर मुआयना किया जाएगा तो ईसोफेजियल वेरिसेस वगैरह मिलेंगी। और अगर मरीज़ का प्रोक्टोस्कोपी किया जाएगा तो पाइल्स, हिमरोइड्स वगैरह मिलेंगी। ये पोर्टल वेन ऑब्स्ट्रक्शन की दूसरी निशानियां हैं ये सब। बतन की जिल्द के बारे में और भी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। स्किन का कलर किस तरह से होता है? अगर स्मूथ और ग्लोसी स्किन है तो ये किस चीज़ को जाहिर करता है? डिस्टेंडेड एब्डोमिन को। जब बतन बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है तो स्किन चमकदार और चिकनी दिखाई देती है, स्मूथ एंड ग्लोसी स्किन। और अगर झुर्रीदार चमड़ी दिखाई दे रही है, रिंकल्ड स्किन है, तो ये ओल्ड डिस्टेंशन के नतीजे में, यानी पहले उस काफ़ी दिनों तक डिस्टेंडेड एब्डोमिन में वो मुब्तला रहा है, लेकिन अब वो मर्जी कैफियत ख़त्म हो गई तो उसके नतीजे में रिंकल्ड स्किन होगी। झुर्रीदार स्किन जिल्द की कैफियत पाई जाती है। और जब बतन का मुआयना करते हैं हम लोग तो स्किन पे ये भी देखना चाहिए कि एस्ट्राई वगैरह है या नहीं। एस्ट्राई को भी देखते हैं। एस्ट्राई किसको कहते हैं? दीज आर रिंकल्ड लीनियर वाइट और पिंक कलर्ड मार्क्स ओवर द स्किन। wrinkled linear white or pink colored marks over the skin is called एस्ट्राई। ये किस वजह से हुआ करती है? जब एब्डोमिनल स्किन के अंदर स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा तनी हुई रहती है, तो उसके नतीजे में जब इलास्टिक फाइबर्स रप्चर्स कर जाते हैं तो ये कैफियत पाई जाती है। तो एस्ट्राई के भी मुख्तलिफ असबाब हैं, जैसे हमल के दौरान या मोटापा की वजह से या कुशिंग सिंड्रोम है, तो इन अमराज की मौजूदगी में एस्ट्राई मिला करती है। इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अगर हमल की वजह से है तो उसको क्या कहते हैं? एस्ट्राई ग्रेविड्रम। ये एस्ट्राई किस तरह की होती है? वाइट या पिंक कलर की हुआ करती है और नैरो लाइंस होती हैं ये। और आमतौर पर जो है अम्बलाइकस के नीचे पाई जाती हैं, यूजुअली बिलो द अम्बलाइकस, आमतौर पर नाफ के नीचे। और उसकी रंगत कैसी होती है? वाइट या पिंक कलर की और नैरो लाइंस हुआ करती है। अगर ओबेसिटी की वजह से है
तो मरीज़ आमतौर पर वो उसका लहीम शहीम होना, मोटा ताज़ा होना, वो तो एक है ही। इसके साथ साथ स्ट्राई किस तरह की होती है? वाइटिश नैरो लाइंस, सफ़ेद रंग की बारीक बारीक लकीरें दिखाई देती है। और आमतौर पर ये किस तरह होती है? लॉन्जिट्यूडनल। और इसका साइज़ कितना बड़ा होता है? आमतौर से 2 mm से छोटी हुआ करती है लाइनें। कुशिंग सिंड्रोम के नतीजे में भी स्ट्राई मिला करती है। कुशिंग सिंड्रोम की स्ट्राई की खुसूसियत क्या है? वो वाइड लाइन्स होती है, बहुत कुशादा लाइनें होती है। और उसकी रंगत या तो पिंक होगी या पर्पल होगी या फिर रेड कलर की होगी। और आमतौर से अक्सर व बेशतर जो है ये हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक हुआ करती है। आमतौर पर कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक। पिंक और रेड कलर किस वजह से हुआ करती है? इंक्रीज्ड वास्कुलरिटी की वजह से, कसीरुल उरूक की वजह से, बहुत ज़्यादा उरूक दमिया की वजह से या तो ये पिंक हुआ करती है या रेड कलर की हुआ करती है। जब हम लोग मरीज़ का मुआयना करते हैं तो हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि कोई पल्सेशन तो नहीं मिल रहा है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर कोई पल्सेशन हो तो उसके भी मुख्तलिफ असबाब हुआ करते हैं। जो लोग बहुत लागर और नहीफ होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में पल्सेशन दिखाई देता है। सर हो गया।